आपकी मुलाकात हम एक और साइंटिस्ट से करवाने वाले। ज़ाहिर है हम जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों का या पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हैं जो इंटरनेशनली बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब मौजूद हैं जो कि एक मुमताज़ साइंटिस्ट भी हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हाईटेक लैब के से एसोसिएटेड भी हैं, जिन्होंने डायबिटीज़ के इलाज में 2006 में रिसर्च का आगाज़ किया था और उन्होंने कई सालों की मेहनत जो अपनी साइंसी एक्सपेरिमेंट्स है के बाद 2009 में एक मुनफरद जो कह ले हर्ब जड़ी बूटियों पर मबनी एक टी तैयार की थी जिसको ग्लूकोवाइप कहा जाता है। और इसकी जो इनकलाबी दरियाफ्त है उससे 95% जो पेशेंट्स हैं इनको इंसुलिन और दीगर अद्वियात से निजात भी मिली है। अगरचे इन्हें फ़िलिपीन और मलेशिया जैसे ममालिक में बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनकी जो एफर्ट्स हैं इनको पाकिस्तान में इस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया गया जिसके वो ज़ाहिर हकदार है। ऐसा क्यों हुआ है और इनकी रिसर्च और डायबिटीज़ को लेके जो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ती हुई बीमारी है उसका इलाज अगर इनके पास मौजूद है तो हम क्यों उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे आपकी रिसर्च के हवाले से जो आपने डायबिटीज़ से मुतल्लिक की है और एक आपने हर्बल टी भी की है जिससे आप इंसुलिन या दीगर अद्वियात से निजात ले सकते हैं, आप क्या है और रिसर्च का आगाज़ आपने कब किया था? जी, ये बेसिकली एक प्योर नेचुरल और हर्बल बेस्ड ट्रीटमेंट है और आपको सॉरी हैरत होगी कि पाकिस्तान इस टाइम जो है ना वो डायबिटीज़ के हवाले से नंबर 1 अफेक्टेड कंट्री है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय डायबिटीज़, यानी हर 3 में से एक आदमी जो है वो इस टाइम डायबिटीज़ का शिकार है। तो दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़ एंड इसकी वजह से फिर आपकी हार्ट के प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स के, लिवर का, दीगर जो है उसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स उसमें आ जाते हैं। तो इस वजह से इसकी सिवेरिटी को देखते हुए हमने इसको टारगेट किया। बिल्कुल सही। और ये 2015 तक हमने पहले इस पर मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल ट्रायल्स किए। ये जो प्रोडक्ट अभी आपके सामने है तो इसमें जो है हमने यानी तमाम मेजर्स लेके कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अदर जो यानी इसके जो एडजॉइंट ऐसे इफ़ेक्ट्स जो कि किसी भी तौर पे ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उसको हमने ट्रायल किया ऑन द एनिमल्स। उसके बाद फिर हम 2016 से अनवर्ड जो है इसके ह्यूमन ट्रायल पे आए हैं और 2024 में जाके हमने इसको लॉन्च किया है। ओके। तो इसके जो नताइज हैं वो मोर दैन 90% जो है वो हमें मिले हैं। तो इससे ये होता है कि अगर आप इसको 3-4 महीने तक रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान केयर के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी जो मेडिकेशन है, खासकर ओरल मेडिकेशन, वो ड्रॉप हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टी का इस्तेमाल और जैसे आपने कहा कि डाइट प्लान के साथ इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी एक्सप्लेन करें कि कैसा डाइट प्लान होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक शख्स जो कि 15-20 साल से मेडिकेशन पे है उसके लिए क्विट करके इसमें स्विच आना ज़ाहिर है इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, एकदम से आप कर भी नहीं सकते डायबिटिक पेशेंट्स। हम रिकमेंड भी ये नहीं करते कि आप एकदम अपनी जो मेडिसिन है उसको ड्रॉप करें। उसमें यह है कि जब आप इसको लेना शुरू करेंगे तो दिस इज़ जस्ट लाइक ए टी, एक फूड आइटम के तौर पर इसको लें और उसके साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो यानी मेडिसिन हैं उनको ड्रॉप करते जाएं और लाइफ जो आपका यानी लाइफ स्टाइल है, जो डाइट प्लान है, उसमें कार्ब्स को लिमिटेड करते जाएँ। ठीक है। और जो दीगर हमारे पास एक पूरा चार्ट मौजूद होता है तो वो हम सजेस्ट करते हैं, उसको अगर फॉलो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो मेडिकेशन है आपकी वो ड्रॉप होती जाती है। और अल्टीमेटली अगर वो यानी 1 साल 1.5 साल तक आप उसको बाकायदा फॉलो करते हैं तो यू विल बी फ्री ऑफ मेडिकेशन। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, हम इसको कहते हैं कि ओबेसिटी और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एज अ साइंटिस्ट भी आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बेसिकली जो डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है और यंगस्टर्स में भी बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है या ओवरऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, इसमें बेसिकली तो लाइफस्टाइल है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि ये है क्या चीज़ है, डायबिटीज़ को हम देखें तो बेसिकली जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें जो है ना जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी अब 4-5 आपके इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं या फैट्स हैं और इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी।
ए फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। तो अब आप फ्यूल के तौर पे जब इसको ले रहे हैं तो अब ये है कि हमारी जितनी भी 24 घंटे की एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो हमारे सेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन जब आप ओवर ईटिंग करते हैं अपने टेस्ट के लिए और उस खाना पी के, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल का ये है कि आजकल जिस तरीके से लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कि आप एक ऑफिस में बैठे हैं तो वो सारा दिन आप बैठ के काम कर रहे हैं, किसी तरह की एक्सर्शन नहीं है, आपकी मूवमेंट नहीं है। तो वो क्या होगा कि जो कुछ आप ले रहे हैं दैट इज़ अल्टीमेटली चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, वो ब्लड के अंदर आपके सर्कुलेट करता रहेगा। जब एक अपनी लिमिट के मुताबिक बॉडी ले रही है, एक्सेसिव जो यानी होगा आपका लोड होगा कार्ब्स का, उसको वो फिर ऑफ लोड करना शुरू कर देता है। और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4 बीमारियां आगे उसकी जन्म लेती रहती हैं, जिससे ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए अगर आप लाइफस्टाइल को यानी बेसिकली जो आप इनटेक ले रहे हैं उसी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी 90% जो है जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो उधर ही कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अब ये डायबिटीज़ में ये होता है कि जब आप यानी एक्सेसिव अमाउंट में कार्ब्स ले रहे हैं तो इंसुलिन भी उसी हिसाब से आपका जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में पैदा कर रहे हैं। तो एक्सेसिव इंसुलिन के नतीजे में क्या होता है कि आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो इनसेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इस यानी इनसेंसिटिविटी की वजह से क्या होता है कि आपके कार्ब्स बहुत लिमिटेड जो है अमाउंट में है वो आपके सेल्स के अंदर जा रहे हैं। ग्लूकोज की अमाउंट आपके ब्लड में ज़्यादा बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ और शुगर। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको अपनी इस सारी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर फिलीपींस और मलेशिया में अवार्ड्स भी मिले, मैं चाहूँगी उन्हें अवार्ड्स के हवाले से भी बताइएगा। बेसिकली वो ट्रेनिंग्स थी। ओके। तो वो ट्रेनिंग्स किस हवाले से थी? जी, उसमें बेसिकली तो ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और उसके अलावा जो आपकी जिस तरह कार्ब्स के अंदर मेजर सोर्सेज हैं, राइस है, व्हीट है, तो इसके हवाले से भी थी कि राइस बेस्ड जो आपके कार्ब्स हैं उस पे फिर उसके जो नतीजे में जितनी भी ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसे करनी है, वो उसमें शामिल थी। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ को लेके मैं हमेशा, जो कल भी हमारे पास इनफैक्ट एक साइंटिस्ट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, मैं हमेशा सवाल करती हूँ आप जैसे लोगों से कि पाकिस्तान में जो रिसर्च बेस्ड वर्क है इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों को, रिसोर्सेज इन एवरीथिंग, फैसिलिटीज। रिसर्च बेस्ड काम दुनिया भर में बहुत ज़्यादा किया जाता है और जस्ट बिकॉज कि उसका आउटपुट कमर्शियल लेवल के ऊपर इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिसर्च तो हो रही है लेकिन उसका जो आउटकम है या उसको कमर्शियल लेवल के ऊपर यूज़ करना वो बहुत लिमिटेड है। डू यू एग्री विद दैट? जी, इसकी बड़ी वजह यह है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे यहाँ। यानी हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, अब अगर आप दुनिया में देखें ना तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर दी R&D सेंटर्स, इंडस्ट्रीज। जी, तो वो इंडस्ट्रीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दे रहे हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लें जो ग्लोबली आज कमर्शलाइज हो रहा है तो दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सम यूनिवर्सिटी, सम लैब। तो अब लैब का काम ही या यूनिवर्सिटी का काम ही यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं उसको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ ये होता है कि इंडस्ट्री की अपनी एक लाइन है, वो एक लाख थलाक अपने सफ़र पे जा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, जो रिसर्चर हैं वो जो कुछ पढ़ के आ रहे हैं पीछे से उसको थीसिस की फॉर्म में बगैर सोचे समझे जो है ना वो एक टॉपिक दे के प्रोजेक्ट्स भी हम ले रहे हैं फंडिंग एजेंसी से, तो उसका जो आउटकम है वो रेलिवेंट नहीं है हमारे प्रॉब्लम्स के साथ। तो उसमें यह है कि अगर मतलब जैसे गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेट करके इंडस्ट्री के प्रॉब्लम, हमारी कम्युनिटी के प्रॉब्लम वो बताए जी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्चर ने इसको एड्रेस करना है। और जो फंडिंग एजेंसीज हमें दे रही हैं वो उसको बाउंड कर दीजिए कि आपने इस टारगेट एरिया को एड्रेस करना है। उसको जब आप एड्रेस करेंगे जो चीज़ उसे निकल के आएगी वो रेडली कमर्शलाइज, मतलब कमर्शियल कमोडिटी के तौर पे होगी तो उसको आप कर सकते हैं, उसको इंडस्ट्री भी लेगी।
जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको एड्रेस करेंगे। तो असल इशू जो है ना वो इसमें ये है कि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो इसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, जैसे आपने भी कहा कि कमर्शियली इनको अगर एड्रेस करना है तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इतना फाल करना है, इस रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट्स को करना है, तो स्टेट लेवल के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन की जा सकती है सवाल? जी, स्टेट लेवल पे इस तरह है ना कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बिल्कुल ठीक, उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल ठीक, क्या हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करके आप रिसर्चर को बताएं। अब ज़ाहिर है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हर किस्म का रिसर्चर है, मतलब इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर का है, IT का है, वेटनरी है, एग्रीकल्चर है। तो जो प्रॉब्लम जिस सेक्टर से रिलेटेड हैं उसको आप एड्रेस करके एक थीम बना के आप उनको दें कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अपने काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो इस लाइन के अंदर करें। बिल्कुल सही। तो उससे फिर जो है ना ये होगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड रिसर्च होगी एंड वी विल कम विद सम सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स।